नमस्कार, नमो नमः मित्रगणों। मैं मौज में हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी मौज में होंगे। अब आप में से ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि यार क्या ये स्क्रीन खुलते ही ये विचित्र से 2 चित्र मुझे दिखाए जा रहे हैं। तो असल में ये विचित्र से चित्र नहीं है, ये आप ये समझिए कि आज का जो कथानक होगा, जो कहानी का प्रारंभ होगा, वो हम यहीं से करने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि यार कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से शुरू करा जाता है। तो हम बात कर रहे थे अब तक में भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए फ्रीडम्स के बारे में, स्वतंत्रताओं के बारे में। अब इनमें से हमने जिन स्वतंत्रताओं के बारे में बात करी, वो सारी स्वतंत्रताएं उसी अवस्था तक सीमित हैं जब तक कि आप स्वतंत्र अवस्था में एकदम फ्री तरीके से बिना किसी कस्टडी के, बिना किसी पुलिस कस्टडी के, बिना किसी जुडिशियल कस्टडी के मौज में टहल रहे हैं। लेकिन कभी क्या कुछ सोचा है कि उस अवस्था में क्या होगा जबकि पुलिस आपको धर लपेट लेगी, वो पकड़ लेगी, वो पेलेगी, वो सूतेगी, तब आपकी ये फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे? क्या पुलिस वाला इन सारे फंडामेंटल राइट्स को, इन सभी मूल अधिकारों को उठाकर खूंटी पर टांग देगा? तो आज के इस वीडियो में हम इसी प्रोविज़न के विषय में चर्चा करने वाले हैं कि अगर एक व्यक्ति गिरफ्तार होता है या उस व्यक्ति के ऊपर ऐसा होता है कि उसको कन्विक्शन दिया जाता है, उसके ऊपर दंडारोपण किया जाता है, दंडरोपण किया जाता है, ऐसी कंडीशन में उसको क्या-क्या अधिकार दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स के रूप में, मूल अधिकारों के रूप में। तो इसके बारे में बात करता है आर्टिकल 20 यानी अनुच्छेद 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस यानी कि उन अ, केसेस में जहाँ पर किसी व्यक्ति को किसी अपराध के करने के फलस्वरूप जो सजा मिली हुई है, तो उस अवस्था में कौन-कौन से प्रोटेक्शन, कौन-कौन से संरक्षण, कौन-कौन से अधिकार मिले हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो इससे पूर्व कि हम प्रोविज़न पर आएँ, मैं चाहता हूँ कि आपको एक कथानक से, कहानी से, एक ग्रामीण क्षेत्र की कहानी से रूबरू करा दिया जाए। तो ये कहानी है एक युगल दंपति की। इन युगल दंपति को जो पुरुष है, जो पति है, पति का नाम है विनोद और पत्नी का नाम है बिंदिया। तो इन दोनों का विवाह हुआ था, मान लीजिए कि 2023 में इनका विवाह हुआ था। दिसंबर 2023 में इन दोनों का विवाह हुआ। शुरू-शुरू में सब कुछ अच्छा चल रहा था। इन दोनों के बीच प्रेम था, सम्मोहन था, आकर्षण था, घरेलू दायित्व थे, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन एक अवस्था ऐसी आई कि दोनों के बीच में कहा-सुनी हो गई। दोनों के बीच में बखद्दर होने शुरू हो गए। अब इन बखद्दरों के होने की वजह से क्या हुआ कि कभी पति ने पत्नी के ऊपर हाथ उठाया, तो कभी पत्नी ने पति के ऊपर भी हाथापाई कर दी, 2-4 लप्पड़, 2-4 कंटाप चढ़ दिए। अब जब पति ने पत्नी के ऊपर हाथ उठाया, तो यहाँ पर तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस बन गया और बेचारे पति देव महोदय झेल गए। लेकिन अगर पत्नी ने गिरा के इनको कूट दिया, इनको सूत दिया, इनको 2-4 झापड़ जड़ दिए, इनका कनगुद्दी सुझा दिया, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा? क्योंकि भारत का जो कानून है, वो डोमेस्टिक वायोलेंस अगेंस्ट मैन के विषय में कुछ नहीं कहता। यानी कि यहाँ पर जो घरेलू हिंसा जो है अगर किसी पुरुष के विरुद्ध हुआ है तो इसके बारे में एक्सप्रेस तरीके से, लिखित तरीके से कानून में कोई भी उपबंध नहीं दिया गया है कि ऐसी अवस्था में प्रताड़ित पुरुष को या प्रताड़ित पति को क्या-क्या उपचार, क्या-क्या रेमेडीज दिलाई जा सकती हैं। अब जबकि ऐसा प्रोविजन दिया नहीं गया है, तो मान लीजिए कि इनके विवाह के 1 महीने उपरांत ही यानी जनवरी 2024 में इन दोनों के मध्य होता है मार पिटैया यानी कि झगड़ा, लात घूंसा चलते हैं, लात घूंसा चलते हैं, जिनमें पति महोदय गम खा जाते हैं, थोड़ा-सा सब्र कर लेते हैं, लेकिन पत्नी जो हैं जोश में आके इनका भयंकर तुरंजन कर देती हैं। अब
क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट मैन के विषय में कोई प्रोविजन एक्सप्लिसिट अवस्था में, एक्सप्रेस अवस्था में नहीं दिया गया है। लेकिन जब जनवरी 2024 में ये घटना हुई और जनवरी 2024 के बाद इसमें कुछ सीन उत्पन्न होते हैं, तो हम सबसे पहले प्रथमतः उस सीन के विषय में बात कर लेते हैं। और सीन के विषय में बात करने के लिए सीन को बड़ा करना पड़ेगा। तो पहला सीन ये है कि मान लो जाकर मार्च 2024 में सरकार जो है, भारत सरकार, भारत की संसद, वो एक ऐसा कानून बना देती है जो पुरुष के विरुद्ध घरेलू हिंसा के विषय में पनिशमेंट का, दंड का प्रावधान करता है। यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट मैन के विषय में पनिशमेंट दिया जाता है कि अगर कोई पत्नी पुरुष को पेल देती है, सूद देती है, कूट देती है, तुरंजन कर देती है, तो ऐसी अवस्था में पत्नी को दंड दिया जाएगा। लेकिन इन दोनों के बीच में जो ये मसला हुआ था, जो ये मारपीट, ये जो तुरंजन वाला सीन हुआ था, ये तो जनवरी 2024 में हुआ था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बिंदिया को सजा दिलाने के लिए ये जो कानून है, ये पहले की चीजों का संज्ञान ले ले, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव अवस्था में क्या इसको लगाया जा सकता है या नहीं? रेट्रोस्पेक्टिव को हिंदी में कहते हैं पूर्व प्रभावी। तो क्या इसे पूर्व प्रभाव से लगाया जा सकता है या नहीं, ये प्रश्न खड़ा होता है। तो इसी चीज के बारे में हमारा आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 बात करता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो। तो इसमें ये बताया गया है कि भारतीय संसद के पास, या भारतीय जो राज्य के स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, उनके पास, स्टेट लेजिस्लेचर या यूनियन लेजिस्लेचर, उनके पास ये एक तरह से प्लेनरी राइट है, ये इनका प्लेनरी पावर है, प्लेनरी राइट है कि वो किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी विषय पर कानून बना सकते हैं। लेकिन वो जो भी कानून बना रहे हैं, उसमें ये ध्यान रखने वाली चीज है कि अगर वो कानून क्रिमिनल है तो इसको आप रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लागू कर सकते, यानी पूर्व प्रभाव से लागू नहीं कर सकते। अब पूर्व प्रभाव क्या होता है, क्योंकि इन दोनों में मार पिटैया तो जनवरी 2024 में हुई थी और ये कानून आया मार्च 2024 में। तो क्योंकि मसला जनवरी 2024 में हो चुका है, तो मार्च में कानून आने का मतलब ये नहीं कि जनवरी की उस एक्ट को भी पनिशेबल बनाते हुए बिंदिया को सजा दी जाए। तो यही चीज कही गई है कि पार्लियामेंट के पास, स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये अधिकार है कि वो प्लेनरी पावर है कि वो किसी भी विषय पर कानून बना सकें, लेकिन वो कोई भी क्रिमिनल लॉ ऐसा नहीं बनाएंगे जो कि रेट्रोस्पेक्टिवली पूर्व प्रभाव से इफेक्ट होता हो, लागू होता हो। हालांकि सिविल केसेस में रेट्रोस्पेक्टिवली लगाया जा सकता है। तो इसी पूरे कॉन्सेप्ट को, इसी पूरे प्रिंसिपल को कहते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो, यानी कि किसी भी एक्ट को जो कि उस समय मतलब एक तरह से पनिशेबल नहीं था, उसको बाद में कानून बनाकर पनिशेबल नहीं बनाया जा सकता। जबकि किया गया था तब पनिशेबल नहीं था, लेकिन बाद में कानून बनाया गया तब पनिशेबल हो गया। तो पहले के एक्ट के लिए किसी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराकर उसको सजा नहीं दी जाएगी। अब इसमें आता है, ये तो पहला सीन हो गया, ठीक है। मान लो पहले सीन में जो कुछ होना था हो गया और कोर्ट ने ऐसा कहा कि ये मसला गया कोर्ट में, और ठीक है, मान लेते हैं कि इस केस में ये मसला मार्च के बाद हुआ, मार्च में कानून आ चुका था, तो बिंदिया को होगी सजा। यानी हमारा दूसरा सीन क्रिएट होता है कि बिंदिया को, यहाँ पर ये जो बिंदिया हैं, इनको सजा हो चुकी है, ठीक है। एक बार सजा हो चुकी है किसी सेम ऑफेंस के लिए, एक ऑफेंस के लिए अगर सजा हो चुकी है, तो उसी सेम ऑफेंस पर दोबारा
अगर विनोद महोदय चाहें कि हाँ पहले बार इनको सजा कम हुई थी, पहली बार ये 6 महीने के लिए जेल गई थी, इस बार 2 साल के लिए इनको जेल भेजा जाए, तो फिर से इनके ऊपर मुकदमा लाया जाए ताकि इनके ऊपर ट्रायल चले, इनको दोबारा से 2 साल की सजा हो। तो ऐसा कानून आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 ऐसा कहता है कि किसी भी एक व्यक्ति को जिसको कि पहले में पूर्व में सजा हो चुकी है, उसको सेम ऑफेंस के लिए दोबारा पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, दोबारा उसको सजा नहीं दी जाएगी। ये चीज कहता है। ये इस डॉक्ट्रिन को हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपॉर्डी, डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपॉर्डी। अब डबल जियोपॉर्डी का हिंदी में कोई ऐसा सा मतलब नहीं दिया गया है, इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं दिया गया है, लेकिन इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जिसको कहते हैं दोहरा दंड का सिद्धांत। ठीक है, तो ये हो गया दोहरा दंड का सिद्धांत। अब आते हैं हम अपने तीसरे सीन पर, यानी आखिरी सीन पर। तीसरे सीन में क्या होता है कि मान लीजिए यहां पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और पुलिस को बिंदिया के खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिल रहा है जिससे कि वो ये समझ सकें, वो बिंदिया को एक तरह से आरोपी सिद्ध कर सकें। तो बिंदिया को आरोपी सिद्ध करने के लिए जब कोई सबूत नहीं मिल रहा होता है, तो पुलिस यहाँ ये नहीं कर सकती कि वो बिंदिया को डरा के, धमका के, बहला के, फुसला के, लालच देकर या किसी ऐसे ही एक्सटर्नल कंपल्सन के थ्रू, चाहे वो फोर्स का हो, कोर्सियन का हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस का हो, लालच वगैरह देकर वो इनसे ऐसा कोई एडमिशन नहीं निकलवा सकती जो कि उनके ही विरुद्ध सिद्ध किया जा सके, बिंदिया के विरुद्ध सिद्ध किया जा सके, यानी उस केस में बिंदिया को ही बिंदिया के विरुद्ध विटनेस बनाया जा सके। तो पुलिस कोई ऐसा कंपल्सन लगा के उस व्यक्ति को जो कि आरोपी है, एक्यूज्ड है, उसको उसी के ही केस में उसी के ही खिलाफ विटनेस नहीं बना सकती, उनको गवाह नहीं बना सकती। और इस डॉक्ट्रीन को इस डॉक्ट्रीन को हम कहते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब इसको हिंदी में कहां से लेके आऊं? हिंदी में इसको बोलते हैं आत्मदोषारोपण। आत्मदोषारोपण के संदर्भ में संरक्षण या आत्म अधिशंसन के संबंध में संरक्षण। तो ये 3 डॉक्ट्रीन हैं, ये 3 सिद्धांत हैं, ये 3 प्रिंसिपल हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जिनमें मैं फिर से एक बार बता दूं कि कौन कौन से 3 सिद्धांत। 1 मिनट पहले मार्कर ले लेते हैं। हाँ, तो पहला सिद्धांत है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्वव्यापी विधि या कार्योत्तर विधि के संदर्भ में संरक्षण। ये दिया गया है आर्टिकल 20 के क्लॉज 1 में। दूसरा है डॉक्ट्रीन ऑफ डबल जियोपॉर्डी, जिसको हिंदी में कहते हैं दोहरे दंड का सिद्धांत, जो कि दिया गया आर्टिकल 20 के क्लॉज 2 में। और तीसरा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, जो कि दिया गया आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 में। तो ये 3 चीजें दी गई हैं। तो मैंने आपको इसका मीनिंग बता दिया, इसका ऑब्जेक्टिव बता दिया कि ऑब्जेक्टिव ये है कि भले ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, वो एक्यूज्ड है, उसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, दोषारोपण किया गया है, लेकिन इसका पर्याय ये नहीं है कि उसको उसके मूल अधिकारों से, इसके फंडामेंटल राइट से वंचित कर दिया जाएगा। उनके फंडामेंटल राइट उनसे छीने नहीं जाएंगे। तो अब क्योंकि हमने बेसिक वो चीजें पढ़ ली,
अब हम आते हैं प्रोविजंस के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये विनोद और बिंदिया वाली जो स्टोरी है वो समझ में आई हो। तो आते हैं अब प्रोविजंस के ऊपर। तो प्रोविजंस जो हैं, प्रोविजन में एक एक चीज की कोडिंग दी गई है। तो इन कोडिंग को हम टर्म्स के थ्रू समझते जाएंगे और इनको मार्क करते जाएंगे। सबसे पहला इसका हेडिंग है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो इसमें ये कहा गया नो पर्सन। तो पहला कोड, पहला टर्म है नो पर्सन। नो पर्सन, इसको हम आगे बताएंगे क्या क्या कोड है। तो कहा गया नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस except for violation of a law in force at the time of the commission of the act charged as an offense, nor be subjected to a greater than penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। तो इसमें कुल मिला के दो प्रावधान दिए गए हैं। कौन कौन से दो प्रावधान हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो पहला प्रावधान ये है, पहला ये ऊपर वाला जो है पूरा ये पहला प्रावधान है। दूसरा यहां से शुरू होता है, नॉर बी सब्जेक्ट टू द पेनाल्टी ग्रेटर देन फलाना ढिमकाना करके। तो पहला प्रावधान ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उस चीज के लिए, उस कृत्य के लिए सजा नहीं दी जाएगी जबकि वो व्यक्ति ने कृत्य किया था, जिस समय वो कृत्य किया गया था उस समय पे वो सजा नहीं थी, लेकिन बाद में एक कानून बनाकर उसको सजा बना दिया गया, तो उसको उस कृत्य के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। ये पहला प्रोविजन कहता है। इसका दूसरा पार्ट ये कहता है कि ना ही किसी ऐसे ऑफेंस के लिए, ऐसे कृत्य के लिए ग्रेटर पेनाल्टी यानी कि जरूरत से ज्यादा, जितना कि प्राविधानित किया गया, जितना प्रावधान दिया गया है उतनी ही पेनाल्टी ली जाएगी, उससे ज्यादा पेनाल्टी नहीं ली जाएगी। मान लीजिए कि जब व्यक्ति ने अपराध किया तो अपराध के समय जो पेनाल्टी थी वो 100 रुपए थी, लेकिन बाद में बढ़ा के इसको 1000 रुपए कर दी गई। तो उस व्यक्ति को जिसने कि अपराध किया है उसके ऊपर 100 रुपए ही पेनाल्टी लगाई जाएगी, न कि बाद वाली 1000 रुपए, ये नहीं लगाया जाएगा। तो ये पहला प्रोविजन कहता है और इसको हम बोलते हैं, लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। तो इस पूरे प्रोविजन को जो पहला वाला है इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। क्योंकि इसमें जो जो लॉज दिए गए, दोनों ही पार्ट में जो लॉज हैं वो पूर्व प्रभावी होते हैं, मतलब बाद में जाके प्रभावी होते हैं, जबकि कृत्य किया गया तब प्रभावी, तब अपराध नहीं माने जाते। उसके विषय में बात नहीं करता। दूसरा जो प्रोविजन है, जो हमारा क्लॉज 2 है, वो बात करता है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड punished for the same offense for more than once। इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार ना तो प्रोसिक्यूट किया जाएगा और ना तो पनिश्ड किया जाएगा। प्रोसिक्यूट का मतलब होता है कि उसके ऊपर अभियोजन नहीं लगाया जाएगा और पनिश्ड का मतलब होता है कि दंड नहीं दिया जाएगा। और तीसरा जो प्रोविजन है वो ये बात करता है कि नो पर्सन accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself। ये चीज, तीसरा प्रावधान ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी केस में, किसी अपराध में जो कि उसने कारित किया है, उस केस में स्वयं के ही विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर एक एक टर्म को, एक एक शब्द को, जो लीगल टर्म है उसको डिकोड कर लेते हैं। डिकोड कैसे करेंगे वो मैं अभी बताता हूँ आपको। पहले पेन सेलेक्ट कर लूँ यार। हाँ, तो डिकोड करते हैं। सबसे पहली चीज जो इसमें बताएगी वो बताएगा नो पर्सन। नो पर्सन का मतलब ये हुआ कि ये एक तो अपने भारत के सिटीजन्स को, यानी कि नागरिकों को तो मिला ही हुआ है, नागरिकों के साथ साथ नॉन सिटीजन्स को भी, जो गैर नागरिक हैं
उनको भी मिला हुआ, यानी कि इसके अंतर्गत भारत के देश के वासी और भारत के बाहर रहने वाले दोनों ही व्यक्तियों को जो आर्टिकल 20 का जो प्रावधान है, जो लाभ है, वो सभी व्यक्तियों को दिया गया है, चाहे वो सिटीजन हो, नागरिक हो या ना हो। दूसरा जो कोड है, दूसरा जो शब्द है, टर्म है, वो है कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। अब ऑफेंस का मतलब क्या होता है? तो ऑफेंस आपने पढ़ा होगा, सीआरपीसी के सेक्शन 2N में डिफाइन किया गया है ऑफेंस को, और आईपीसी के सेक्शन 40 में डिफाइन किया गया है ऑफेंस को। और दोनों ही ये कहते हैं कि ऑफेंस का मतलब होता है कोई ऐसा कृत्य, कोई ऐसा अपराध जिसके विषय में कोई कोई ऐसी चीज है जिसके विषय में पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है, यानी कि उनके सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये है ऑफेंस का मतलब। अब लॉ इन फोर्स को कहाँ डिफाइन किया गया है? तो लॉ इन फोर्स को आपने पढ़ा हुआ है, यहाँ आर्टिकल 13 क्लॉज 3 का सब क्लॉज बी में लॉ इन फोर्स को डिफाइन किया गया है। लॉ इन फोर्स का मतलब वो लॉज होते हैं जो कि पूर्व से ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के पूर्व से ही चले आ रहे हैं और जिनमें कोई परिवर्तन अभी तक नहीं किया गया है, वो जस का तस लागू हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा ये 1 मिनट, यार कॉल पे कॉल आ रहा है, माफ करिएगा। हाँ, तो ये है पहला प्रावधान जो कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज के विषय में है। अब इसी में बाकी की चीजें जो दी गई हैं वो कोड हम लोग पहले ही डिकोड कर चुके हैं इनके टर्म्स को। अब आते हैं दूसरे इस पे। तो दूसरे पे आने से पहले कुछ और चीजें हैं जिनको डिस्कस कर लेते हैं, जैसे प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज के केस में कुछ एसेंशियल्स आते हैं। एसेंशियल्स क्या क्या हैं कि इस डॉक्ट्रिन के लागू होने के लिए क्या क्या चीजें बताई गई हैं, क्या क्या चीजें आवश्यक हैं, तभी ये डॉक्ट्रिन लागू होगा। सबसे पहली चीज कि एक ही बंदा होना चाहिए, सेम पर्सन होना चाहिए जिसको कि एक्यूज्ड बनाया गया हो और जिसके ऊपर सजा सुनाई गई हो, तो वो सेम पर्सन होना चाहिए। दूसरी चीज, सेम ऑफेंस होना चाहिए। तीसरी चीज, ये जो सजा सुनाई, ओ सॉरी, मैं डबल जियोपॉर्डी की चीजों को बता रहा था, कॉल की वजह से यार दिमाग एकदम कट गया, सॉरी सॉरी सॉरी, माफ करना मेरे दोस्त। हाँ, इसमें एसेंशियल नाम पे कोई चीज नहीं है, जितनी चीजें कोडिंग मैंने करके बताई है बस यही लिख देना कि पहली चीज तो सब व्यक्ति को मिला हुआ है, दूसरी चीज कन्विक्शन होना चाहिए, तीसरी चीज ऑफेंस जो है वो ऑफेंस 2N और 40 में डिफाइन किया गया है, लॉ इनफोर्स को आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के सब क्लॉज बी में डिफाइन किया गया है। तो ये सब चीजें लिख देना। अब आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपॉर्डी का। तो डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपॉर्डी ये क्लॉज 2 में डिफाइन किया गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपॉर्डी। 1 मिनट, दरअसल मेरा दोस्त है ऋषभ, वो इतनी टाइम कॉल कर रहा है, ये कभी कभी ऐसे इतनी टाइम कॉल करता है, तो उसकी वजह से मेरा दिमाग भंग हो गया। मैं सोचने लगा कि यार किस वजह से वो इतनी टाइम कॉल कर सकता है। अभी लाइव पे हैं, बात नहीं कर सकते मेरे दोस्त, तुमसे थोड़ी देर बाद बात करेंगे लाइव खत्म करने के बाद। तो डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपॉर्डी, जिसको दोहरे दंड का सिद्धांत भी बोलते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं, दोहरे दंड का सिद्धांत। ठीक है, तो अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज, तो दोहरे दंड का सिद्धांत जो है वो आप सबको पता है, आर्टिकल 20 के क्लॉज 2 में दिया गया है। इसमें भी वही चीज है कि सबसे पहली चीज तो ये सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों को मिला हुआ है। दूसरी चीज, वो व्यक्ति प्रोसिक्यूटेड होना चाहिए और पनिश्ड होना चाहिए। और तीसरी चीज कि उसमें सेम ऑफेंस होना चाहिए। अब इन सभी चीजों को डिकोड कर लेते हैं, अब इसके एसेंशियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। वो मैं वहां इसके एसेंशियल्स लेके चला गया। तो डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपॉर्डी के लागू होने के लिए कुछ एसेंशियल्स हैं जो बताए गए हैं। सबसे पहली चीज कि बंदा जो है वो एक्यूज्ड पर्सन होना चाहिए, उसके ऊपर दोषारोपण किया होना चाहिए, उनके ऊपर दोष लगा होना चाहिए। दूसरी चीज,
वो ये है कि उसका जो केस है वो प्रोसिक्यूशन चला हो और उसके बाद उसको पनिशमेंट प्राप्त हो गई हो, यानी कि वो पनिश्ड किया जा चुका हो। ठीक है। थर्ड थिंग इज कि ये जो पनिशमेंट और प्रोसिक्यूशन है ये कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा की गई हो या दी गई हो। तो ये चीज बताई गई है, कंपिटेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। और चौथी चीज ये है कि ये जो मसला है वो सेम ऑफेंस, उसी ऑफेंस से रिलेटेड होना चाहिए जिसके विषय में बंदे को पहले सजा हो चुकी है। तो अगर ये चार चीजें, चार एसेंशियल्स पूरे होते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि उस केस के ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेओपार्डी लागू हो रहा है और उस व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं सुनाई जाएगी। तो ये पूरा मसला बताया गया है। और सबसे आखिरी में हम आते हैं, हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी के बारे में एक और चीज बताई गई है, वो ये है कि पेन सेलेक्ट कर लें। हाँ, आप इसको अकेले आर्टिकल 20 के क्लॉज 2 के साथ ना पढ़ के इसको रीड विद करिएगा सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी एंड सेक्शन 40 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब ये चीज क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी बात करता है, उसमें एक लीगल मैक्सिम दी गई है कि मतलब लीगल मैक्सिम दी गई है वो मुझे एकदम से याद नहीं आ रही है, लेकिन ये बताया गया किसी अगर एक व्यक्ति को किसी एक अपराध के लिए पनिश्ड किया जा चुका है या एक्विट किया जा चुका है तो सेम अपराध के लिए उसको दोबारा ट्रायल नहीं किया जाएगा, दोबारा ट्राई नहीं किया जाएगा। अब इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी जो है वो ट्रायल को अलाउ करता है, जबकि सेक्शन 300 जो है वो ट्रायल को अलाउ नहीं करता। इन दोनों में पहला अंतर ये है। दूसरा अंतर ये है कि जो आर्टिकल 20 के क्लॉज 2 में दिया गया प्रोविजन है वो मात्र कन्विक्शन के केस में ही लागू होता है, यानी कि एक व्यक्ति को कन्विक्टेड जब होगा तभी ये लागू होगा, जबकि 300 जो सेक्शन 300 है वो कन्विक्शन के साथ साथ वो एक्विशन पर भी लागू होता है कि अगर बंदे को एक्विट कर दिया गया है यानी दोष मुक्त कर दिया गया है तो उस कंडीशन में भी लागू होगा। अब सेक्शन 40 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट क्या बात करता है? तो सेक्शन 40 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट बात करता है कि अगर कोई प्रीवियस जजमेंट हो चुका है किसी केस में तो वो प्रीवियस जजमेंट जो है वो आगे चलकर बार की तरह काम करेगा, उसी सेम फैक्ट पर या सेम केस पर दोबारा सजा या दोबारा ट्रायल नहीं हो सकता। तो ये सिविल केसेस में जाता है रेस जुडिकाटा की तरह और क्रिमिनल केसेस में ये जाता है जिसको हम बोलते हैं डबल जियोपार्डी की तरह। ठीक है, डीजे। तो ये है डबल जियोपार्डी का पूरा कॉन्सेप्ट। तो आप समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं। और सबसे आखिरी में आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो इसमें भी बताया गया कि नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अब ये पूरा बेस है, ये एक सिद्धांत पर बेस है जिसको हम मानते हैं इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, यानी कि जब तक व्यक्ति को आप गिल्टी प्रूव नहीं कर देते तब तक कि उसको इनोसेंट माना जाएगा, उसको माना जाएगा कि उसने अपराध नहीं किया है। तो इसी सिद्धांत पर डॉक्ट्रिन ऑफ जो ये प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन है तो इसी पर बेस्ड है और ये कहता है कि किसी व्यक्ति को उसी के खिलाफ गवाही नहीं बनाई जाएगी। तो इसके भी कुछ एसेंशियल्स हैं, इस डॉक्ट्रिन के लगने के लिए भी कुछ एसेंशियल्स बताए गए हैं। सबसे पहली चीज तो ये सब पर लागू होता है, यानी कि ऑल पर्सन्स पर, चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, सब पर लागू होता है, ये पहली चीज है।
दूसरी चीज है कि इसमें क्या है, एक मिनट में देख लूं, मैं भूलना नहीं चाहता यार। हाँ, तो दूसरी चीज इसमें यह है कि अगर एक व्यक्ति के ऊपर लागू होना है तो उसको एक्यूज्ड होना चाहिए, आरोपी होना चाहिए, उसके ऊपर आरोप होने चाहिए। अगर व्यक्ति आरोपी नहीं है तो ये लागू नहीं होगा। लेकिन एक केस हुआ था, इस केस को हम बोलते हैं, यह है नंदिनी शतपथी का केस। तो नंदिनी शतपथी मैं लिख देता हूं। हाँ, नंदिनी शतपथी का केस हुआ था और इस केस में ऐसा कहा गया था कि ये मात्र आरोपी पर तो लागू होता ही है, लेकिन ये इंटेरोगेशन, पुलिस इंटेरोगेशन की अवस्था से भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि ये ट्रायल पर ही शुरू हो, क्योंकि अमेरिका का कॉन्सेप्ट और भारत का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। भारत में ये केवल एक्यूज्ड को दिया गया है, जबकि अमेरिका में ये विटनेस को भी मिला हुआ है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि, एक मिनट फिर से देख लेते हैं। हाँ, किसी भी तरह का, तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी भी तरह का कंपल्सन नहीं होना चाहिए। अब कंपल्सन का मतलब क्या होता है? कंपल्सन का मतलब होता है कोई एक्सटर्नल फोर्स या इंटरनल फोर्स। वो मेंटली भी हो सकता है, वो फिजिकली भी हो सकता है, वो साइकिक भी हो सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति को डरा धमका कर, लालच देकर या किसी अन्य चीज की वजह से, एनवायरमेंटल प्रेशर देके, सोशल प्रेशर देके, अंडर इन्फ्लुएंस करके उसको उसके विल के अगेंस्ट जाके, उसकी इच्छा के अगेंस्ट जाके उससे कुछ निकलवाया गया, तो वो एडमिसिबल नहीं होगा। एडमिसिबिलिटी नहीं मानी जाएगी उसकी, अगर किसी व्यक्ति ने इच्छा के विरुद्ध जाकर ये ऐसा कुछ दिया है। लेकिन एक केस हुआ था, तो उस केस का नाम है शायद स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू का केस। तो इस केस में ऐसा कहा गया था कि अगर ये एक तरह से एक्सेप्शन है इस डॉक्ट्रिन का, और उसमें ऐसा कहा गया था कि अगर व्यक्ति अपने फ्री विल से कुछ चीज बता रहा है तो ये माना जाएगा कि वो एडमिसिबल है, ये एडमिसिबल माना जाएगा। ठीक है, अब साथ ही साथ में एक और पॉइंट आता है, और वो आता है कि व्यक्ति को इसी के अंतर्गत राइट टू रिमेन साइलेंस भी मिला हुआ है। यानी कि आप उसको उसकी इच्छा के विरुद्ध बुलवा नहीं सकते। ये जो है वो उसका फंडामेंटल राइट है कि वो मौन धारण कर सकता है। इसी में एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको हम बोलते हैं लाई डिटेक्टर टेस्ट। लाई डिटेक्टर टेस्ट। अब लाई डिटेक्टर टेस्ट सबसे पहले आया था सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का शायद केस है। तो इस केस में आया था लाई डिटेक्टर टेस्ट। लाई डिटेक्टर टेस्ट में इंक्लूड होता है पोलीग्राफी और जो नार्को एनालिसिस। तो ये सारी चीजें जो हैं, वो ब्रेन मैपिंग, ये सारी चीजें आती हैं लाई डिटेक्टर टेस्ट के अंतर्गत। तो इसमें कोर्ट ने ये कहा था कि अगर ये टेस्ट जो हैं ये व्यक्ति की इच्छा से, उनकी कंसेंट के साथ लिए जा रहे हैं, तो ये वैलिड है, अन्यथा ये इनवैलिड माने जाएंगे। अब कंसेंट ली कैसे जाएगी? तो पहली चीज, कंसेंट लेने की आवश्यक चीज ये है कि ये एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा ली जाएगी, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ली जाएगी। उस व्यक्ति का वकील लेगा जिसका कि ये टेस्ट किया जाना है। लेने के पूर्व उसके सारे परिणाम, प्रोस और कॉन्स बता दिए जाएंगे, उस व्यक्ति की मेंटल स्थिति देखी जाएगी, उसके बाद ही ये टेस्ट लिया जाएगा। अगर इनमें से कोई भी चीज कम पड़ रही है तो वो टेस्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये आज का ये चैप्टर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कॉल आ रहा है, मेरा दोस्त मुझे बहुत बुरी बुरी गालियां देगा। ठीक है, उससे बात करना भी जरूरी है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए।